हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक सो आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में है ना पूरी शिद्दत से व्यस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का वन शॉट। तो आज फिलहाल कमेंट्स थोड़ा मैं कम लूंगा, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो कमेंट्स कम लेना ही आज बेहतर होगा, क्योंकि वन शॉट है तो कोशिश किया जा रहा है कि इस वन शॉट में ही लाइफ प्रोसेस जैसे बायोलॉजी के एक बड़े पोर्शन को कवर किया जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का वन बाय वन जो टॉपिक है उसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि ये हमारे बायोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, ठीक है। आज सबसे पहले हम इसे वन बाय वन करके क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है ना, इसके बारे में सबसे पहली बात हम जानेंगे कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। जैसे कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो हम दिन भर परफॉर्म करते हैं, और अगर उनमें से कोई भी एक प्रोसेस है ना अचानक से रुक जाए तो ऑर्गेनिज्म का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आप सरवाइव कर रहे हो, आप इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, उन सभी प्रोसेसेस को आप किस नाम से जानते हो मेरे बच्चे? तो वो सारी की सारी प्रोसेसेस आपकी कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं एक बार। ऑल लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स होते हैं वो परफॉर्म्स करते हैं कुछ प्रोसेसेस जिन्हें क्या नाम दिया गया है? लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि वो ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ये जो भी प्रोसेसेस आपको बताई गई हैं जैसे कि एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है ना, अगर ये सारी एक्टिविटीज कोई लिविंग ना परफॉर्म करे तो बेसिकली वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि एनी प्रोसेसेस जिससे आप अपनी लाइफ को सस्टेन करते हो वो कोई भी प्रोसेस क्या कहलाती है मेरे बच्चे? तो उस किसी भी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? लाइफ प्रोसेस, है ना। अब हम आपको वन बाय वन चीजें आपको डिटेल करेंगे, वन बाय वन चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपका जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो चैप्टर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में मेरे बच्चे? 4 पार्ट्स में। होल चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया हुआ है? तो याद रखना है बेटा कि इसे 4 पार्ट में क्लासिफाई करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मेंटेन करेंगे, कि कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करेंगे और किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी चैटिंग आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे के जो ये 9 दिन आने वाले हैं, आज एक दिन आपका हो गया और आगे के जो 8 दिन और आएंगे, आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके बैठे और बिल्कुल ये है ना, एक कहते हैं कि बिल्कुल एकदम वो क्या कहते हैं उसको, माइंड मेकअप करके बैठे, यानी चैप्टर तो आज हमें पूरा का पूरा एनालाइज करना है, ठीक है। और मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि आज मैं कमेंट्स लूंगा, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक, जैसे एक टॉपिक मैं कवर करूंगा, आप आराम से देखिए, समझिए चीजों को, उसके बाद फिर मैं आपके कमेंट्स पे बिल्कुल आऊंगा, ठीक है। तो अननेसेसरी चैटिंग आप भी ना करें, चीजों को समझने की कोशिश करें, आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 टॉपिक्स की बात करता हूं तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका हमारे यहाँ है इस चैप्टर में वो है न्यूट्रिशन। दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे आखिरी में एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये कवर हो जाएगा। बायोलॉजी की जिस ब्रांच का ये चैप्टर आप एनालाइज आज करने जा रहे हो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है और प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है ना। फिजियोलॉजी इन सेंस कुछ इस तरह से कि हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के पार्ट्स किस तरह से फंक्शन करते हैं, इन्हें हम फिजियोलॉजी में कंसीडर करते हैं। और आज की वीडियो में या आज की क्लास में जो चैप्टर हम एनालाइज करने वाले हैं मेरे बच्चे, वो आपका होने वाला है लाइफ प्रोसेस। तो बी अटेंटिव, बी कॉन्सेंट्रेट, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे फोकस करेंगे, अननेसेसरी कोई चैटिंग नहीं करेंगे। अपना फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दिस इज योर न्यूट्रिशन। क्या है मेरे बच्चे? फर्स्ट टॉपिक जो हम आज एनालाइज करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो आप सिंपल सी बात बोल सकते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की मीनिंग होती है फूड को यूटिलाइज करना। क्या करना? फूड को यूटिलाइज करना। जब आपकी बॉडी किसी फूड को यूटिलाइज कर लेती है तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन की एक जनरल सी बात देखते हैं
तो क्या चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सब चीजें एक्सप्लेन करी कि हमारे 1 बाय 1 टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, आज की सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का एक फ्लो बना हुआ है, उसको देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। ग्रोथ भी एक लाइफ प्रोसेस होती है, बट आपका ग्रोथ इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं किया गया है ना। यहाँ पे हम डाइजेशन, इट मींस किसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी एनालाइज करना है और ह्यूमन में भी एनालाइज करना है। अगला टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, फिर क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। स्टार्ट करेंगे कहां से बेटा, न्यूट्रिशन से। तो ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। तो वो कोई भी प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है, उस किसी भी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूट्रिशन। ठीक, अब सभी लोगों को पता है कि हम इस चैप्टर में प्लांट्स भी एनालाइज करेंगे और ह्यूमन भी एनालाइज करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो बात आती है अगर न्यूट्रिशन की बात अगर आती है न्यूट्रिशन की, तो एक बार हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एक बार हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, प्लांट्स के बारे में आपने खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं मेरे बच्चे, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। जैसे कि एक वर्ड होता है बनाना और एक वर्ड होता है पकाना, है ना। जैसे अक्सर हम लोग कह देते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, तो हम कह देते हैं मम्मी खाना बना रही हैं, है ना। तो ये हम लोग गलत बोलते हैं, है ना। ये खाना मम्मी बना नहीं रही है बेटा, खाना मम्मी पका रही है ना। अगर मम्मी खाना बनाएंगी तो मम्मी ग्रीन हो जाएंगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। मम्मी की तो फिलहाल रंग बदलते रहते हैं, है ना, अलग अलग रंग की मम्मी हो जाती हैं हम लोगों की। तो मम्मी खाना पका रही है, मम्मी खाना बना नहीं रही है, क्योंकि खाना कौन बना सकता है, तो याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फॉर्मेशन इटसेल्फ कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आपने इन्हें क्या बोला हुआ है, ऑटोट्रॉप्स, है ना। इसके साथ साथ आप एक बात और जानते हो, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए हमने प्लांट्स को क्या बोला हुआ है, प्रोड्यूसर्स बोला हुआ है। ठीक, प्लांट्स अपने लिए भी खाना बनाते हैं और इसके साथ साथ प्लांट्स सभी के लिए भी खाना बनाते हैं, है ना। आपको पता है कि सोलर रेडिएशंस को यूटिलाइज करके फूड का फॉर्मेशन सिर्फ कौन कर सकता है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है और इसके अलावा किसी के भी अंदर ये प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती है। ये बात आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है। आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में आपने बिल्कुल साफ साफ पढ़ा हुआ है कि एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, तो आप जानते हैं भाई एनिमल जो होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता है ना। कैसे समझेंगे थोड़ा सा इस चीज को। देखिए एनिमल्स में जैसे कि थोड़ी देर के लिए एग्जांपल मैंने ले लिया गोट का, बकरी का एग्जांपल ले लेता हूं, तो आप देख लो बकरी घास खा रही है, तो वहां तो समझ में आ रहा है कि बकरी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। लेकिन मैंने शेर को देखा, मैं देख रहा हूं कि शेर हिरन को खा रहा है ना। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यार शेर तो हिरन को खा रहा है, शेर कैसे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हुआ। तो छोटी सी एक बात समझेंगे भाई, शेर ने हिरन को खाया और हिरन ने क्या खाया, प्लांट्स को खाया था या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाए थे। तो एक सिंपल सी बात है, आप प्लांट्स को हटा दो, हिरन चला जाएगा, हिरन चला जाएगा तो कौन खत्म हो जाएगा, शेर भी फिर खत्म हो जाएगा, है ना। अब ये मत कहना कि शेर हिरन नहीं तो वो बकरी खा लेगा, कहने का सेंस आप समझेंगे, है ना, बातों को आप समझेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये जो फ्लो होता है एनर्जी का, इसी को आप फूड चेन के नाम से जानते हो। अवर एनवायरमेंट में हम इसे भी डिस्क्राइब करेंगे। आप इत्मीनान से सुकून से बैठे सिर्फ समझें चीजों को, 101% ऑल द टॉपिक्स आपको कवर होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल सॉलिड है, एकदम ऑथेंटिक है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। तो आप खुद भी आए और अपने दोस्तों को भी जल्दी सा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। मैंने अभी आपको बताया ये हेट्रोट्रॉप्स क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए आप एनिमल्स को क्या बुलाते हो बेटा, हेट्रोट्रॉप्स बुलाते हो। आगे चलेंगे और बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की या फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक, जैसे कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं अभी तक
है ना। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है, पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक और दूसरा आपका होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, तो आप जानते हैं कि ये एक न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूटिलाइज करता है और प्रिपेयर करता है कैसा फूड, ऑर्गेनिक फूड। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि इसने यूज किसे किया था, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। कौन कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, CO2 और वाटर, और प्रिपेयर क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सी प्रोसेस वर्क करती है, तो यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस मेरे बच्चे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज CO2 और वाटर को यूटिलाइज करते हैं और अपना फूड फॉर्मेशन इटसेल्फ करते हैं। नाउ बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि ये अपना खाना खुद बना सके, है ना, क्या कर सके, ये अपना खाना खुद बना सके। जनरली ये डिपेंड्स होते हैं किसके ऊपर बेटा, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। किसके लिए, फूड के लिए, है ना, दोनों तरह से, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन किया कि बकरी प्लांट को खा रही है तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेकिन जो शेर है वो हिरन को खा रहा है तो क्या हुआ, शेर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर प्लांट्स का एग्जिस्टेंस यहां से खत्म होगा तो लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बिकॉज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एक तो फूड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में वो कन्वर्ट करता है। यानी जिंदा रहने की जो कंडीशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहीं से मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, आगे चलेंगे और अगले टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी चैटिंग ना करें, चीजों को आप आराम से समझते रहें, ठीक है ना। चलिए भाई, डिस्क्राइब करेंगे किसके बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सिंपली अभी आपने पढ़ा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि यहाँ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है ना। तो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना क्या करेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से बनाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और आप सभी लोग जानते हो इस चीज के बारे में कि ग्रीन प्लांट्स को हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, तो ग्रीन प्लांट्स का ही दूसरा नाम रखा गया है ऑटोट्रॉप्स। क्या रखा गया है, ऑटोट्रॉप्स। आइए देखते हैं ये क्या करते हैं। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को। किसको बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल को। और सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन है, तो भाई CO2 है और इसके साथ साथ कौन है बेटा, वाटर है। और इसे ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कौन सा है वो, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए आप सब लोग कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च भी हो सकते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और ग्लूकोज भी हो सकता है जो कि एक सिंपल फॉर्म है ना। जैसे जनरली आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि भाई ये बताइए कि प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या है, तो आपको आंसर करना है कि सर प्लांट का जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है। नाउ सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट का सिंपल फूड क्या होता है, तो आपको बताना है कि प्लांट का सिंपल फूड जो होता है वो ग्लूकोज होता है ना। तो ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। देखिए इसी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, है ना, इसी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यानी स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। तो आपको याद रखना है कि वो जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर हुआ है, एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बॉन्ड्स के फॉर्म में फूड स्टोर हुआ है। बात समझ रहे हैं। और जब यही बॉन्ड्स ब्रेक डाउन करेंगे ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन तो आपको एनर्जी रिलीज होगी और इसी एनर्जी से आप अपने डेली के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फूड हमें सिर्फ एनर्जी के लिए रिक्वायर नहीं है, फूड से हमारी ग्रोथ भी होती है, रिपेयरिंग भी होती है, डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीजें दिमाग में रखी जाएंगी। चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट में बॉन्ड्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड हो गई है और बाद में जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फुलफिल्ड है जिसमें प्रोसेस क्या हो रही है कि ऑटोट्रॉप्स ने किसको यूज किया हुआ है,
CO2 और वाटर को, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं, है ना। ये CO2 और वाटर कैसे मटेरियल है, याद रखना है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना। और इन्हें कन्वर्ट्स किया जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। इसकी किसकी हेल्प से, तो आप जानते हैं कि इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है। क्या बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फोटोसिंथेसिस। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये तो फिलहाल केमिस्ट्री की बिहाफ पे चीजें हो गई, है ना, कि भाई क्या हुआ, किसने रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया, ये तो वो हो गया। इसके साथ साथ आप एक बात और याद रखेंगे, है ना, थोड़ा सा अगर हम फिजिकल वर्ड्स में फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करें तो वो क्या है, तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हम सोलर एनर्जी को, किसको बेटा, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में, है ना। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें मेरे बच्चे, केमिकल एनर्जी में। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ठीक है, चलिए आइए। अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पे फोकस करते हैं तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर्ड होता है। इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए कुछ कंडीशन है, सनलाइट, और इस सनलाइट को ट्रैप करने वाला कौन है बेटा, तो इस सनलाइट को ट्रैप करने वाला है क्लोरोफिल। कौन है मेरे बच्चे, क्लोरोफिल, है ना। इस सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल। बनाता क्या है, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज की मैं बात करूं तो आपने अभी पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज जो होता है वो इनका सिंपल फूड होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद जो मटेरियल फॉर्म होता है वो ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज आपका मेन प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन होते हैं, है ना। तो बाई प्रोडक्ट्स की अगर बात करी जाए तो आप याद रखिएगा कि बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑक्सीजन है और कौन है, वाटर है ना। देखिए इसकी एक अनदर इक्वेशन भी होती है ना। लेकिन बायोलॉजिकल वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो हमारी यही इक्वेशन काम की है क्योंकि इसी से पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा और समझते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते रहते हैं, है ना, समझेंगे ध्यान से, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। बस बिल्कुल आपको समझते जाना है, या आप समझ लीजिए बिल्कुल क्रीम आपको दी जा रही है ना। बस आपको इसे यूटिलाइज करना है, ध्यान से समझिए, हर एक चीज क्लियर होगी। और टॉपिक कवर अप होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए आपके कमेंट्स भी लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप कोई अननेसेसरी कमेंट ना करिए, टॉपिक को बस समझते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए भाई, बात चल रही है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। आपके एग्जाम में आप पीवाईक्यू उठा करके देखिए, है ना, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, सबसे पहले क्या है बेटा, सनलाइट है ना। आप सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इस अर्थ पे जो एनर्जी का सबसे मेन रिसोर्स है वो कौन है ना। तो आप लोग जानते हैं कि वो सन है ना। सन की जो रेज है ना कहीं वही आपके सर्वाइवल में हेल्पफुल है। बात समझ गए। फिर इस सनलाइट को ट्रैप करने वाला कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सनलाइट को ट्रैप कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि सनलाइट को ट्रैप करने वाला या फिर एब्जॉर्ब करने वाला कौन होता है, क्लोरोफिल होता है ना। इसके साथ साथ क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत नेसेसरी है। बिना कार्बन, भाई ये चार कंडीशंस होती हैं, आप सभी लोगों को पता है ना। एक होता है सनलाइट, एक होता है क्लोरोफिल, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आखिरी में कौन सा होता है बेटा, water. These are the four conditions which are necessary for the process of the फोटोसिंथेसिस। इनमें से कोई एक भी अगर एब्सेंट हो जाएगा तो सिंपली आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस फिर नहीं हो पाएगी, है ना। ये बात आप सब लोग जानते हैं। चलिए, अगर हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 प्लांट में कहां से एंटर करता है, तो आपको याद रखना है कि ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है ना। अभी स्टोमेटा के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे हमारे पास नोज है ना, हम नोज से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। वैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो उसके पास नोज नहीं होती है ना, उसके पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है ना। तो स्टोमेटा से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड
मिलता है, और ऑक्सीजन गैस जो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बनती है वो यहीं से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट। कैसे रिलीज होती है मेरे बच्चे, तो मैंने अभी आपको बताया है कि ये एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है ना। और यहाँ पे एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान देंगे। देखिए दो सब्सटेंस हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मटेरियल्स हैं आपके पास, और इन दोनों में ऑक्सीजन है। दोनों में क्या है, ऑक्सीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सुनेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ये ऑक्सीजन गैस किसका पार्ट है। अब हम ध्यान देंगे, ऑक्सीजन पूछ रहा है कि इवॉल्व होती है, वो पार्ट किसका है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है अपने कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है वो पार्ट है बेटा वाटर का। किसका पार्ट है, वाटर का पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट नहीं होता है। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है वो कहां से आई है, याद रखना है कि वो वाटर से आती है ना। किस प्रोसेस से, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। कौन सी प्रोसेस होती है मेरे बच्चे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है भाई, वाटर। वाटर प्लांट को कहां से मिलता है, तो सभी लोग जानते हैं कि प्लांट को वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब प्लांट को कहां से मिलता है, रूट से मिलता है। और रूट कहां से अब्सॉर्ब करती है, सॉइल से अब्सॉर्ब करती है ना। तो एक बार फिर से देखेंगे थोड़ा सा, सनलाइट पहला फैक्टर है, दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को एब्सॉर्ब, सॉरी हाँ, लाइट को एब्सॉर्ब करने वाला कौन है, तो आप सभी लोगों को पता है कि लाइट को एब्सॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल है। प्लांट को CO2 कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। किस स्ट्रक्चर से, स्टोमेटा की मदद से। प्लांट को वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से। कौन एब्सॉर्ब करता है, तो रूट इसके एब्सॉर्प्शन में हेल्पफुल होती है ना। आई थिंक सो इतनी चीजें आप लोगों को बढ़िया तरीके से कवर अप हो गई होंगी। आगे चलते हैं और समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, चीजों को और बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। बात हो रही है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे हम एडिशनल चीजें भी आपको बताएंगे, समझिएगा, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर प्लांट की बात करी जाए तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस जनरली लीफ में होती है ना। लेकिन अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का वो कौन सा ऑर्गेनेल्स होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, तो आपको याद रखना है कि दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरे बच्चे, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। और अभी थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि क्लोरोफिल ही वो मटेरियल है जो लाइट को ट्रैप करने के लिए, लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और अभी आपने पढ़ा कि 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ये चारों फैक्टर्स मिलेंगे तभी प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज कोई चांस फोटोसिंथेसिस के नहीं है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। चलिए भाई थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, किसको बेटा, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। देखिए अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी होता है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन के नाम से भी आप इसे जानते हैं, है ना। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंटेन करता है व्हाट, ये कंटेन करता है ओन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। तो इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। सो दैट्स व्हाई क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट क्या रखता है, तो आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल भी होता है ना। ये क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के वो कौन कौन से पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट
करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट के दो मेन पार्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट है समझेंगे, है ना। पहला पार्ट होता है जिसका नाम है थैलाक्वाइड। कौन सा मेरे बच्चे, थैलाक्वाइड। और दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ग्रेना, आई एम सॉरी, स्ट्रोमा। कौन सा है, स्ट्रोमा। ये दो पार्ट होते हैं, एक थैलाक्वाइड और एक कौन सा होता है, स्ट्रोमा। ये दो स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए मेरे बच्चे, फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब अगर मैं थैलाक्वाइड की बात करता हूं तो ये साइट है किसका, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो दिस इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। बात समझ रहे हैं। इसे लाइट रिएक्शन, इसको साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यही लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। थैलाक्वाइड पे ही लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद वो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मदद से किसको ट्रांसफर करते हैं, वाटर को। वाटर स्प्लिट होता है ना, और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करता है ना। इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फोटोलिसिस। तो थोड़ा सा समझेंगे, है ना। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रोमा की बात करते हैं तो स्ट्रोमा क्या है, तो आपको याद रखना है कि दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, आप समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन से बच्चे कभी कभी समझ लेते हैं कि यहाँ पे शायद बात करी जा रही है दिन की, और डार्क रिएक्शन से बच्चे समझ लेते हैं कि शायद यहाँ पे बात करी जा रही है रात की। तो ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो दिन में ही होती है, रात में तो सवाल ही नहीं उठता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, है ना। इसे हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं, क्योंकि बिना लाइट के एब्जॉर्प्शन के यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं शुरू हो सकती है। ठीक है ना, जबकि इसे हम लोग बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। क्या कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शन को आपने क्या कहा है, लाइट डिपेंडेंट फेज, यानी कहीं ना कहीं यहाँ लाइट के एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। बिना लाइट के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस तो नहीं होने वाली। जबकि यहाँ पे आपने क्या लिखा है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज। यहाँ पे लाइट का कोई मतलब नहीं है, लाइट हो ना हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये लाइट से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन किस पे डिपेंड करती है, बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ, क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना। तो ये कुछ मेन बातें हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सीधी सी एक बात बताई जा रही है कि जो ये डार्क रिएक्शन है ये लाइट से तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंड किस पे करती है, तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करें, बी पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छी तरह से चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं कि थैलाक्वाइड पे क्या होता है। तो देखिए भाई, सबसे पहले कौन आता है, सनलाइट। कौन आता है मेरे बच्चे, सनलाइट। और सनलाइट को ट्रैप करने वाला कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल। यानी सन की एनर्जी को किसने अब्सॉर्ब कर लिया, क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ, अब ये एनर्जी जो क्लोरोफिल के पास है ना, सन की एनर्जी जो किसके पास है, क्लोरोफिल के पास है, तो इसलिए इसे कह देंगे अब हम लोग एक्टिवेटेड क्लोरोफिल। ये जो मैंने स्टार बना दिया हुआ है ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल के लिए बनाया हुआ है। अब क्लोरोफिल के पास जो एनर्जी है वो वाटर को दी जाएगी और वाटर अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा, वाटर अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से वाटर जो होगा वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, फोटोलिसिस। क्या रखा गया है मेरे बच्चे, फोटोलिसिस। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन तो स्केप कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा, ऑक्सीजन जो है वो स्केप कर जाएगी, यानी ऑक्सीजन जो है वो यहां से निकल जाएगी,
है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो सिंपली आपको पता है कि ऑक्सीजन तो यहां से एस्केप कर जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बचा कौन? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे यूज में आएगा? तो याद रखना है कि जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। इसीलिए आपको ये बात बताई गई है कि जो फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट से इंडिपेंडेंट है लेकिन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करती है। तो ये दोनों बातें आपको अपनी दिमाग में रखनी है ना। अब यहां पे पहले से कौन रहेगा? तो भाई यहां पे पहले से रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फिर वहां से आते हैं कौन? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और आफ्टर सम टाइम बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर के स्टार्च बना देते हैं और इस प्रोसेस को आप कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पॉलीमराइजेशन। तो दिस इज द फिनोमिना बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, है ना। कहने में बड़ा सिंपल होता है कि भाई सीधी सी एक बात थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया और ग्लूकोज बना दिया, है ना। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इतनी लंबी प्रोसेस होती है और कितनी हार्ड एंड फास्ट होती है, ठीक है ना। एक बार 2 मिनट में फटाक से हम रिवाइज करेंगे चीजों को, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन है? तो आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? लाइट को एब्सॉर्ब करने वाला मटेरियल क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट के वो स्ट्रक्चर्स जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं वो है आपका थैलाक्वाइड और अगला स्ट्रक्चर कौन सा है मेरे बच्चे? तो अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा। ये दो वो पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। थैलाक्वाइड क्या है? तो ये साइट है किसका बेटा? लाइट रिएक्शन का। लाइट रिएक्शन का साइट थैलाक्वाइड है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बोला जाता है कि लाइट डिपेंडेंट फेज है, बिना लाइट के कुछ नहीं होने वाला। होता क्या है? सनलाइट ट्रैप करता है क्लोरोफिल, अभी क्लोरोफिल हो गया एक्टिवेटेड। अब ये क्लोरोफिल वाटर को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, यानी जिस एनर्जी को इसने अब्सॉर्ब किया था सोलर रेडिएशंस को, उसे ये वाटर को प्रोवाइड करेगा। वाटर उस एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन होगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है मेरे बच्चे? फोटोलिसिस। क्या नाम है? फोटोलिसिस। यहां से ऑक्सीजन का काम तमाम हो जाएगा, ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है वो पार्ट किसका है? वाटर का। अब यहां पे क्या बचा? हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन। ये जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों कहां आएंगे? डार्क रिएक्शन में। कहां आएंगे? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन का साइट क्या है मेरे बच्चे? स्ट्रोमा। कंफ्यूजन ना मेंटेन हो इसलिए लिखा गया है कि लाइट रिएक्शन जो हो, डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट से इंडिपेंडेंट है ना। लाइट इंडिपेंडेंट फेज है लेकिन डिपेंड करती है किस पे? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। मतलब जब तक लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में नहीं आएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है ना। यहां पहले से कौन था? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स आ रहे हैं और इसका रिडक्शन कर रहे हैं और रिडक्शन करके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। फिर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे मेरे बच्चे? स्टार्च का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। फिर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो ग्लूकोज है वो प्लांट का सिंपल फूड है और जो स्टार्च है वो प्लांट का कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। तो आई थिंक सो इतनी बातें आप लोगों को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं और अपने रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो बात चल रही थी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो मैंने पूरा आपको डिटेल कर दिया हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए। अब बात चल रही है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो पूरा फ्लो मैंने बनाया था उसकी मेन बातें। तो सबसे पहले क्या कराया था बेटा आपने? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कराया था। और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किसने किया था? क्लोरोफिल ने किया था। फिर क्या हुआ कि जो लाइट एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किया गया किसमें बेटा?
केमिकल एनर्जी में। और किया क्या, आपने स्प्लिट किया किसको बेटा, वाटर को। और जब वाटर स्प्लिट हुआ तो क्या क्या बना था, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन कहां काम में आ जाएंगे, डार्क रिएक्शन में, है ना। देखिए जब डार्क रिएक्शन की बात आ रही है तो भाई हाइड्रोजन आयन वहां पे गया और उसने CO2 का क्या किया, रिडक्शन किया, एंड फाइनली क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर सम टाइम जब बहुत बार ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी तो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च भी बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है ना। इसीलिए कहा जाता है बेटा, जैसे किसी प्लांट को आपने कहां रख दिया, सनलाइट में रख दिया, अब उसने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जैसे ही आप उसको अंधेरे कमरे में रखोगे तो वो फोटोसिंथेसिस करना बंद नहीं कर देगा तुरंत कि भाई लाइट खत्म, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तुरंत स्टॉप्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि लाइट रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट जब तक डार्क रिएक्शन में यूज होता रहेगा, जब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, जब आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं इस चीज से रिलेटेड कि भाई प्रूफ करिए कि फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग क्या करते हो, प्लांट्स को उठाते हो 48 आवर्स के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हो। क्यों करते हो वैसे, क्योंकि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो पहले से स्टार्च बना हो वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। सो दैट्स वाई ऐसा काम किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोई प्लांट सनलाइट के कांटेक्ट में था, आपने उसको अंधेरे में रख दिया तो तुरंत फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कभी नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट जब तक डार्क रिएक्शन में पूरी तरह से यूज नहीं हो जाएगा, कंज्यूम्ड नहीं हो जाएगा, तब तक लाइट वो आपकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं स्टोमेटा के बारे में, क्योंकि स्टोमेटा अपने आप में बहुत खास है ना। एक तरीके से कह सकते हैं वो टीचर कभी कभी कहता है ना, बेटा हमारी नाक मत कटवा देना, है ना। तो हमारे पास तो एक ही नाक है, लेकिन अगर हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा के पास पता नहीं कितनी नाक होती है ना। नाक इन सेंस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, है ना, ऐसा कुछ। तो अगर हम बात करते हैं स्टोमेटा की तो आपको पता है कि जो लीफ होती है उसकी जनरली लोअर सरफेस पे क्या पाए जाते हैं, टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं टिनी पोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। आप सभी लोगों को पता है कि स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और कौन कौन सी गैसेस, O2 और CO2। O2 और CO2 को एक साथ हम लोग रेस्पिरेटरी गैसेस भी बोलते हैं। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। पहले तो पहला काम क्या हुआ स्टोमेटा का, याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस। अगला काम क्या है, तो आप जानते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन करता है, यानी प्लांट के पास जो एक्सेस वाटर होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नहीं यूज हुआ या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में नहीं यूज हुआ, तो उसका जो रिमूवल है उसी प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो सिंपली आपको याद रखना है कि दो मेन काम हो रहे हैं, पहला क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और दूसरा क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, है ना। तो दीज आर द टू मेजर फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, है ना। थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना हुआ है किसका, स्टोमेटा का, देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। स्टोमेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस इज द स्टोमेटल पोर, यही वो ओपनिंग है स्टोमेटल पोर, है ना, जो कि जनरली लीफ की लोअर सरफेस पे पाया जाता है। देखिए स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन लीफ की लोअर सरफेस पे ही इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, ताकि ट्रांसपिरेशन की रेट को ये रिड्यूस कर सके। अगर स्टोमेटा अपर सरफेस पे ज्यादा हो गए तो फिर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिससे प्लांट मुरझा जाएगा, है ना। तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए लीफ की अपर सरफेस पे क्यूटिकल भी पाई जाती है, और जो स्टोमेटा होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं जनरली, तो लीफ की लोअर सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये बातें आप दिमाग में रखिएगा। फिर आपने पढ़ा है कि जो ये स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा कवर्ड होता है किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड सेल से, है ना। इस सेल का नाम क्या होता है, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल, है ना। और गार्ड सेल किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो छोटी सी बात है ना। आपके स्कूल के बाहर भी गार्ड भैया खड़े होते हैं, उनका काम क्या होता है, दरवाजे को ओपन करना, दरवाजे को क्लोज करना। तो वैसे ही अगर हम गार्ड सेल्स की बात करते हैं तो गार्ड सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो बेटा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती हैं। क्या करती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो याद रखना है कि स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गार्ड सेल, है ना। हमारे स्कूल के बाहर जो गार्ड भैया खड़े होते हैं उन्हीं से याद कर लो कि गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आगे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम और जानेंगे, ठीक है ना। क्या है, देखिए अगर मैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करता हूं, यानी जो स्टोमेटा है वो कब ओपन होते हैं, तो आपको याद रखना है जनरली स्टोमेटा जो होते हैं वो डे टाइम में ओपन होते हैं। कब बेटा? डे टाइम में ये ओपन होते हैं। और अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करते हैं कि स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं नाइट टाइम में। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें आप पढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, अटेंशन मेंटेन करिए, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, है ना। कहीं भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही आराम से और बहुत ही स्मूथ वे में मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कमेंट्स भी मैं आपके लूंगा, लेकिन एक टॉपिक पूरा होने के बाद, ठीक है। तो स्टोमेटा ओपन कब है? डे टाइम में। स्टोमेटा क्लोज कब हो जाते हैं? नाइट टाइम में। ये जनरल प्लांट्स में होता है। किस में होता है मेरे बच्चे? जनरल प्लांट्स में होता है। बाकी अगर मैं बात करता हूं डिजर्ट्स प्लांट की, है ना, किसकी? अगर मैं बात करता हूं डिजर्ट्स प्लांट की, यानी वो प्लांट जो कहां पाए जाते हैं मेरे बच्चे? रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अगर मैं उन प्लांट्स की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है ना। देखिए जो डिजर्ट्स प्लांट्स होते हैं उनको बायोलॉजिकल वर्ड में हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जीरोफाइट्स, है ना। जैसे कि आपने कैक्टस का नाम सुना होगा, और आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके बारे में सुना होगा कि वो उनके अंदर एडाप्टेशन होता है कि वो कम पानी में भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि आपको पता है डिजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है। तो बात चल रही है डिजर्ट्स प्लांट्स की या फिर किसकी? जीरोफाइट्स की। इसमें थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, ध्यान देंगे प्लीज। यहां पे अगर मैं बात करता हूं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, तो याद रखना है बेटा यहां पे अपोजिट हो गया है। यहां पे स्टोमेटा नाइट टाइम में ओपन होते हैं। कब ओपन होते हैं? यहां पे जो स्टोमेटा है वो नाइट टाइम में ओपन होते हैं, जबकि ये क्लोज कब होते हैं? डे टाइम में। कब बेटा? डे टाइम में। अब थोड़ा सा समझेंगे कि ये उल्टा काम क्यों कर रहे हैं, है ना। मतलब सभी प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में खुल रहे हैं, रात में बंद हो जा रहे हैं, जबकि यहां पे क्या देखा जा रहा है डिजर्ट्स प्लांट्स में या जीरोफाइट्स में कि स्टोमेटा जो है वो नाइट में खुल रहे हैं, जबकि क्लोज कब हो जा रहे हैं? डे टाइम में। आपको पता है कि डे टाइम में डिजर्ट्स वाले एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना। अगर इस और टेम्परेचर काफी हाई होता है ना, एलिवेटेड टेम्परेचर होता है, तो अगर डे टाइम में स्टोमेटा खुल गए तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट मर सकता है ना। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि जो डिजर्ट्स वाले प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा है वो नाइट टाइम में क्लोज हो जाते हैं। कब? डे टाइम में। तो उसके पीछे छोटा सा रीजन है, क्या? टू प्रिवेंट एक्सेसिव टू प्रिवेंट एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। किसको बेटा? एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन को रोकने के लिए इनके स्टोमेटा क्लोज हैं दिन में और ओपन कब हो जाते हैं? नाइट में। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। प्लांट यहां पे क्या करेगा, जब नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन है तो नाइट टाइम में प्लांट अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेगा, और जब सुबह होगी, सनलाइट की प्रेजेंस होगी, तो वो उसे यूटिलाइज करके अपना खाना बनाना शुरू करेगा, है ना। तो आई थिंक सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बात और याद रख लीजिएगा, हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है नेरियम इंडिकम। क्या नाम है? नेरियम इंडिकम। नेरियम इंडिकम की अगर मैं बात करता हूं तो नेरियम इंडिकम, ठीक है, जनरल प्लांट है, लेकिन इसके अंदर भी जीरोफिटिक कैरेक्टर होते हैं, और जीरोफिटिक कैरेक्टर होने की वजह से इसके अंदर स्पेशल टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इस स्पेशल टाइप के स्टोमेटा को हम कहते हैं संकेन स्टोमेटा। जनरली जो संकेन स्टोमेटा होते हैं वो डिजर्ट्स वाले प्लांट में ही पाए जाते हैं या जीरोफाइट्स में ही पाए जाते हैं, है ना। ये नेरियम इंडिकम और कुछ नहीं है, आप सब इससे अवेयर हो। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे क्या कहते हो? कनेर कहते हो। क्या कहते हो? कनेर कहते हो। तो कनेर में सिंपल स्टोमेटा नहीं होते हैं, कनेर के अंदर संकेन स्टोमेटा जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रहा किसके रिस्पेक्ट में बेटा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
ठीक है। एक छोटी सी बात और याद रखेंगे कि अगर हमें स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, यानी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद स्टार्च बनाया है या फिर स्टार्च नहीं बनाया है, प्लांट अगर इस चीज को डिटेक्ट करना चाहता है तो प्लांट कैसे डिटेक्ट करेगा, है ना। तो देखिए याद रखिएगा कि इसके लिए पूरा एक प्रोसेस है ना। उसमें सबसे ज्यादा यूज जो मतलब जो मेन चीज है वो सुन लेते हैं, है ना। जो मेन सब्सटेंस यूज होता है उसे हम लोग आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। अगर प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस है पूरी की पूरी, लेकिन सिंपली आपको याद रख लेना है कि आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है लीफ का, और लीफ का ट्रीटमेंट करने के बाद आपने उसमें आयोडीन ऐड किया हुआ है। अगर आयोडीन ऐड करने के बाद आपको ब्लू ब्लैक कलर आ जाए तो इसका मतलब वहां स्टार्च प्रेजेंट है, ब्लू ब्लैक कलर ना आए तो इसका मतलब वहां पे स्टार्च नहीं है ना। ये थोड़ी सी एक बात याद रखेंगे। आगे चलेंगे और हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आप छोटी सी बात आपको पता है कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे प्लांट के ऊपर एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनिमल्स जनरली जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक नेचर के ही होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आपने क्लासिफाई कितने पार्ट में किया हुआ है, तो 3 पार्ट में। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है हमारा पैरासिटिक। तो ये 3 मेजर काइंड के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके फ्लावर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे हम होलोजोइक की बात करते हैं तो होलोजोइक क्या है, तो सिंपली आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसे एनिमल्स जो सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, क्या करते हैं, सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उन्हें हम कहते हैं होलोजोइक। क्या कहते हैं, होलोजोइक। जैसे कि अमीबा, जैसे कि ह्यूमन, है ना। हम किस में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट करते हैं, है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को निगलेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को निगलेगा, याद रखिएगा उसी को हम लोगों ने क्या कहा हुआ है, होलोजोइक कहा हुआ है ना। और होलोजोइक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कोई 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। बात चलती है सैप्रोफिटिक की, है ना। सैप्रोफिटिक की अगर आप बात करते हो तो आपको पता है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना कहां से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको सुनेंगे। जनरली हेटरोट्रॉफिक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन फॉलो करता है, तो याद रखना फंजाई फॉलो करता है ना। फंजाई में आप चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि राइजोपस। कौन है मेरे बच्चे, राइजोपस। जैसे कि पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, है ना, पेनिसिलियम, ये हो गया। ठीक है ना। बस इसमें एक बात याद रखना कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ईस्ट फॉलो नहीं करता है। ईस्ट की अगर आप बात करते हो तो ईस्ट जो होता है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए, यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो सुन लें। ठीक है, जितने भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले रहे हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को आपने सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप सैप्रोफाइट्स कह देंगे। देखिए सैप्रोफाइट्स की खासियत होती है, जैसे यहां पे क्या है कि होलोजोइक में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन अगर हम सैप्रोफिटिक की बात करते हैं तो सैप्रोफिटिक में जो आपके सैप्रोफाइट्स यानी फंजाई होते हैं वो जनरली फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब वो सिंपल में बदल जाता है तो उसे वो फाइनली अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि फंजाई जो आपके होते हैं, इस फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो तो सैप्रोफिटिक है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बोली गई है कि ये एब्जॉर्बिटिव नेचर के होते हैं। कैसे बेटा, एब्जॉर्बिटिव नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फूड सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के बाहर डिकम्पोज करते हैं, सिंपल में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जब फूड मटेरियल सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाता है तो सिंपली ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि फंजाई जो होते हैं वो एब्जॉर्बिटिव नेचर के होते हैं, सिर्फ चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, और फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कहां करते हैं, बॉडी से बाहर। ये बात मैंने इतना जोर दे करके इसलिए समझाया हुआ है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला मोड देखते हैं, कौन सा मेरे बच्चे, पैरासिटिक।
है ना। पैरासिटिक के लिए तो मुझे एक ही बात याद आती है कि जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं, है ना। सिंपली जैसे कि आप लोग को नॉर्मली ये बात पता है कि दो चीजें यहाँ पे होती हैं, एक पैरासाइट होता है और एक होता है होस्ट। जैसे थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी के अंदर से कोई ऑर्गेनिज्म या फिर हमारी बॉडी के बाहर से, बॉडी के अंदर से या फिर बॉडी के बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म अपना नॉरिशमेंट ले रहा है। क्या ले रहा है मेरे बच्चे? अपना नॉरिशमेंट ले रहा है और इसके साथ साथ आपको ना नुकसान पहुंचा रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, लेकिन मारेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? मारेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर जब तक ये बंदा जिंदा है ना, जब तक मेरा होस्ट जिंदा है ना। होस्ट को कैसे याद रखना है? दोस्त से याद रखना है ना। जब तक मेरा होस्ट जिंदा है जब तक ही मुझे नॉरिशमेंट मिलेगा। वो एक अलग सी बात है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो रहा था तो बंदे की डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड को डिराइव करे और उसे कोई डिजीज कॉज करे, है ना, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पैरासिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। और आप लोगों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है पैरासाइट, वो प्लांट पैरासाइट पूछा गया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? कसकटा। कौन सा है बेटा? कसकटा। और कसकटा को हिंदी में हम लोग कहते हैं अमरबेल। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अमरबेल। इसके साथ एक और याद कर लेंगे, कौन सा? विस्कम। कौन सा? विस्कम। ये दोनों प्लांट पैरासाइट हैं। क्या है? प्लांट पैरासाइट हैं। और अगर आप एनिमल पैरासाइट की बात करते हो तो एनिमल पैरासाइट में आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, है ना। जैसे नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि मच्छर ने काट लिया मलेरिया हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर सिर्फ एक वेक्टर है। फीमेल एनोफिलीज क्या है? तो फीमेल एनोफिलीज सिर्फ एक वेक्टर है। वो अपने अंदर एक पैरासाइट रखता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, है ना। और प्लाज्मोडियम जब हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तभी मलेरिया होता है। इसके साथ साथ एस्कैरिस हो जाएगा, है ना। कौन सी बीमारी कॉज करता है? एस्कैरियासिस कॉज करता है। फिर आपका वूचेरेरिया हो जाएगा। क्या कॉज करता है? फाइलेरिया कॉज करता है। लेकिन आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा पूछा गया है मेरे बच्चे, तो वो उन्होंने प्लांट पैरासाइट ही पूछा हुआ है। जनरली वो एनिमल पैरासाइट्स नहीं पूछते हैं, है ना। दिमाग में रखना है, लेकिन फोकस करना है किसके ऊपर? प्लांट पैरासाइट के ऊपर। अच्छा, इसके साथ एक बात और है, अक्सर करके कुछ लोग कभी कभी समझ लेते हैं कि आपके जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कौन से प्लांट मेरे बच्चे? इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। अक्सर लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो भी पैरासाइट है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स नहीं होते हैं, है ना। उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है और वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली करते भी हैं। तो इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स में जाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। जनरली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लेसेस पे ग्रो अप करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जनरली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट को आप पैरासिटिक प्लांट्स में नहीं रख सकते हो। आपके यहाँ दो मेन एग्जांपल्स है, एक है कसकटा जिसे कि हम अमरबेल बोलते हैं और दूसरा है विस्कम। ये दो यूजुअली प्लांट पैरासाइट्स में आते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और जो हमारे यहाँ न्यूट्रिशन का मोड दिया हुआ है उसे हम एनालाइज करेंगे। आपके यहाँ जो न्यूट्रिशन प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है वो कौन सा है बेटा? होलोजोइक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें 3 लोगों में पढ़ना है। 3 ऑर्गेनिजम्स में हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन एनालाइज करना है। कौन कौन से 3 ऑर्गेनिज्म है? पहला आपका अमीबा होगा, दूसरा पैरामीशियम होगा और तीसरा हो जाएगा कौन सा? आप, यानी कि ह्यूमन। तो हम ये 3 तरह से 3 लोगों की बॉडी के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात चल रही है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड। सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं यूनिसेलुलर या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, ये पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे, है ना। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है? अमीबा और दूसरा कौन सा है? पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में फूड यूटिलाइज करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस एक मेजर पॉइंट में डिफरेंस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जो भी हमारे होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व करते हैं अपने न्यूट्रिशन में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि होलोजोइक प्रोसेस, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं
और ये प्रोसेसेस आपको लाइन से याद करना है ना, इसका सीक्वेंस नहीं बिगड़ने देना है, क्योंकि ये लाइन से ही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उल्टा पुल्टा करके दे देंगे, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन। क्या होता है मेरे बच्चे, इंजेशन। क्या है इंजेशन, तो आपने फूड को लिया बॉडी के अंदर, है ना, जैसे आपके पास तो माउथ होता है, अमीबा के पास माउथ नहीं है, तो वो सीडोपोडिया से इंजेक्शन करेगा। पैरामीशियम की अगर आप बात करोगे तो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसका नाम है गुलेट, या फिर उसी को आप बोलते हैं ओरल कैविटी, वो वहां से इंजेक्शन करेगा। तो सिंपली याद रखना है कि इंजेक्शन का मतलब होता है फूड का इनटेक, यानी फूड को बॉडी के अंदर लेना, ठीक है ना। क्या कहलाता है बेटा ये पॉइंट, इंजेक्शन। जब आप इंजेक्शन कर लेते हो तो इसके बाद आपके बाद क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, यानी आपका फूड बॉडी पचाती है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, डाइजेशन के नाम से जानते हैं। डाइजेशन में क्या होगा, जो फूड आपने खाया है वो फूड कॉम्प्लेक्स है और ब्लड में इनसॉल्युबल है, तो जनरली आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस का ही नाम क्या कहलाएगा, डाइजेशन। जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को एब्सॉर्ब कर लेगी, है ना। और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है कि इसे उस पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा, उस प्लेस तक पहुंचाया जाएगा जहां पे हम इसे यूटिलाइज करेंगे, या कोई ऑर्गेनिज्म इसे यूटिलाइज करेगा, यानी इससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगा, है ना। इसी प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, एसिमिलेशन। और जब एसिमिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, कौन सा फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इजेशन। क्या नाम है मेरे बच्चे, इजेशन। तो याद रखना है कितनी प्रोसेस हमारे पास है, 5 प्रोसेस है। अगर कोई होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, फिर वो चाहे सिंगल सेल्ड हो चाहे मल्टी सेल्ड हो, कहने का सेंस ये है, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टी सेलुलर हो, वो पांचों प्रोसेस इन्वॉल्व करेगा। 5 प्रोसेस कौन कौन सी हैं, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, है ना। इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक, इनकी कोई फनी ट्रिक बना करके आप इन्हें लाइन से याद कर लीजिए। मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक इनको बताई थी कि बेटा शॉर्ट फॉर्म में आप इसे तैयार कर सकते हो, कैसे, इदा और आई, है ना। इदा आई से आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक। या आप भी कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, कोई फनी ट्रिक जिससे आपको ये याद हो जाए। तो आई फॉर इंजेशन, डी डाइजेशन, ए एब्जॉर्प्शन, ए एसिमिलेशन और ई क्या है, इजेशन। तो सिंपली आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है तो वो 5 स्टेप जरूर इन्वॉल्व करेगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अटेंशन पे करेंगे और सभी लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कायदे से चीजों को समझेंगे, है ना। मतलब आज की क्लास एकदम धुआंधार होने वाली है, कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो थोड़ा सा जानेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, थोड़ा सा समझेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा को। देखिए अमीबा है, आप सभी लोगों को पता है कि अमीबा की जो आउटर कवरिंग होती है नॉर्मली आप लोग उसे किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसे कहते हैं सीडोपोडिया, है ना। जब कोई फूड पार्टिकल सीडोपोडिया के कांटेक्ट में आता है तो सीडोपोडिया कुछ कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं या कप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देते हैं और फूड पार्टिकल को धीरे धीरे कवर कर लेते हैं, ठीक। कवर होने के बाद ये फूड पार्टिकल इनकी बॉडी के अंदर जाता है और जब फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर जाता है तो वो फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल। अब सेल्स के ये इतनी प्रोसेस इंजेक्शन कंप्लीट हो गई, बॉडी के अंदर फूड चला गया, किससे गया, सीडोपोडिया से गया। इंजेक्शन की प्रोसेस अभी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बात समझ में आई, इंजेक्शन फिनिश हो गया। अब क्या होगा सेल्स के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल्स के अंदर आएंगे और फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। डाइजेस्ट होने के बाद इसके अंदर से जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो धीरे धीरे क्या होगा, सेल के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा, यानी एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल बचेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा, वो बाय ब्रेकडाउन ऑफ सीडोपोडिया, कहीं से सीडोपोडिया ब्रेकडाउन होगा और अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो अमीबा होता है वो अपने न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कवर अप
करता है। आइए थोड़ा सा एक फ्लो बना हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। अमीबा में इंजेक्शन की प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा में इंजेक्शन के लिए सीडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीडोपोडिया का एक्सटेंशन होता है ना, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जिससे फूड को कैप्चर्ड किया जाता है, फिर फूड बॉडी के अंदर जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और डाइजेस्ट करने के बाद जब सिंपल मटेरियल हो जाता है तो पूरे साइटोप्लाज्म में इससे डिफ्यूज कर दिया जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनवांटेड मटेरियल होता है ना, वो कहीं से कोई सरफेस ब्रेकडाउन हो जाएगी और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से अमीबा न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कवर अप करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पैरामीशियम के बारे में भी देखेंगे, एंड बाद में फिर हम लोग चलेंगे अपने बारे में, यानी ह्यूमन के बारे में भी एनालाइज किया जाएगा। बात करते हैं किसकी? पैरामीशियम के बारे में। आपको पता है जिस तरह से अमीबा सीडोपोडिया से फूड को कैप्चर करता है, वैसे ही पैरामीशियम में उसके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम होता है सीलिया, और सीलिया बॉडी के ऑल अराउंड पाया जाता है। अगर आपने कभी पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को देखा होगा तो पैरामीशियम का जब हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो कुछ ये चप्पल की तरह ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसकी बॉडी के ऑल अराउंड कुछ इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इन्हीं का नाम रखा गया है सीलिया। तो आपको याद रखना है, जैसे अमीबा सीडोपोडिया की मदद से फूड को ट्रैप कर लेता है, वैसे ही जो आपका पैरामीशियम होता है वो सीलिया की मदद से फूड को ट्रैप करता है। वहां पे कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इनटेक का एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, जैसे कि आप लोग गुलेट कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है ओरल कैविटी। क्या होता है मेरे बच्चे? ओरल कैविटी। और बाकी की जो प्रोसेस होती हैं वो सेम एज अमीबा है। किसकी तरह है? बिल्कुल अमीबा की तरह। और ये बात आप याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन इन अमीबा हो या फिर न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम हो, दोनों ही होलोजोइक हैं। जनरली 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, वो चीजें इन्वॉल्व होंगी, है ना। अब यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कौन सा क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से आ जाता है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आ जाता है क्या, कि न्यूट्रिशन का वो कौन सा स्टेप है जिसपे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए एक बार फिर। न्यूट्रिशन का वो कौन सा स्टेप्स है जिसपे और कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और पैरामीशियम अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है या फिर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो सिंपली आपको याद रखना है वो स्टेप एसिमिलेशन है। क्या है? एसिमिलेशन। जब अमीबा फूड को यूटिलाइज करता है तो अपने साइज को ग्रो करता है, और इसी साइज के ग्रो होने में कभी कभी अमीबा जो होता है वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, और जनरली एक अमीबा से 2 अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। तो स्टेप जरूर याद रखिएगा, दैट स्टेप इज व्हाट? एसिमिलेशन। कौन सा स्टेप है मेरे बच्चे? एसिमिलेशन है। आगे चलेंगे और अब हम अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, और हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन, लास्ट टॉपिक इन सेंस न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक, है ना। ये टॉपिक सबसे बड़ा था, इसके बाद के जो टॉपिक है वो इतने बड़े नहीं है। न्यूट्रिशन जो पहला टॉपिक है वो सबसे बड़ा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। तो बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ह्यूमन के केस में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ह्यूमन एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसलिए जो यहाँ टाइम लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें लग रहा है? तो याद रखना है कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन में लग रहा है और किसी चीज में नहीं, ठीक है ना। इसलिए आपको पढ़ाया जाता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कंपोनेंट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो बात करेंगे दोनों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल को। थोड़ा सा मैं बता दूं कि ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल नियरली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना, यानी पूरी एक क्या है? ट्यूब है। इसके साथ साथ ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल नियर अबाउट 8 to 10 मीटर
लॉन्ग होती है। कैसी होती है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है। इसके साथ साथ याद रखना है कि इसके पास दो ओपनिंग है। एलिमेंट्री कैनाल के पास दो ओपनिंग होती है ना? कितनी ओपनिंग होती है? दो, हैविंग टू ओपनिंग। यानी ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल दो जगह से ओपन है। कौन कौन? एक माउथ, जहां से आप फूड को इंजेस्ट करोगे, फूड का इनटेक होगा, और दूसरा होता है एनस, जहां से फूड का क्या होगा? अपटेक होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं किसके बारे में? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो याद रखना है कि ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन कंपोनेंट है, एलिमेंट्री कैनाल और कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल नियरली ट्यूबुलर है। इसके साथ साथ ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इसमें कितनी ओपनिंग है? दो। पहला माउथ, ये फूड का इंजेक्शन पॉइंट होगा, बॉडी के अंदर फूड यहीं से जाएगा। और अगला कौन सा है? एनस, ये इजेशन पॉइंट होगा, यानी फूड जो होगा वो यहीं से बाहर जाएगा, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, वन बाय वन चीजें देखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अटेंशन पे करेंगे, कुछ भी फर्जी नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है। बहुत मेहनत से चीजें आप लोगों के लिए एक्सट्रैक्ट करी गई हैं और आई थिंक सो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और खुद भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसे शेयर करेंगे। ठीक है? मेहनत है तो उम्मीद आप ही लोगों से है कि आप इसे कामयाब करोगे। चलिए भाई, बात करते हैं माउथ की, है ना? सबसे पहला पार्ट डिस्कस किया जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल का, कौन सा? माउथ, है ना? दो चीजें होती हैं, एक माउथ होता है और एक होता है माउथ कैविटी, है ना? कभी कभी हम लोग समझते हैं ये पूरा, है ना, ये लिप्स और इसके अंदर पूरा माउथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना? माउथ के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और भी ले लेते हैं, सिर्फ माउथ नहीं कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं माउथ एंड माउथ कैविटी। क्या मेरे बच्चे? माउथ एंड माउथ कैविटी। देखिए, ये जो हमारे लिप्स हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, सिर्फ इतना हिस्सा माउथ होता है और इसके अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं माउथ कैविटी। फिलहाल माउथ एंड माउथ कैविटी वो एरिया है जहां से हम फूड को इनटेक करते हैं, होल फूड को इनटेक करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस पूरी हो गई मेरे बच्चे? यहाँ पे हो गया आपका इंजेक्शन, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब अगर मैं माउथ की बात करता हूं तो माउथ के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स आपको क्लियरली मिलते हैं। क्या क्या मिलता है मेरे बच्चे? तो माउथ के अंदर पहले तो टीथ है। क्या है? टीथ है। माउथ के अंदर क्या है? टीथ है ना? थोड़ा सा मैं बताऊंगा टीथ के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टीथ बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और जो टीथ का हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं इनामल। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इनामल, है ना? और अगर मैं इनामल की बात करता हूं तो आपको याद रखना है कि इनामल का जो कंपोजिशन होता है, यानी इनामल बना किसका है, तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैसा बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरी बात ये है, अगर मैं कैल्शियम फॉस्फेट की बात करूं तो इसका नेचर कैसा होता है ये आपको दिमाग में रखना है ना? इसका नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है? बेसिक, है ना? आप मॉर्निंग में उठते हैं और ब्रश करते हैं, तो वो जो ब्रश, यानी कहने का सेंस ये कि टूथपेस्ट का यूज करते हैं, वो जो टूथपेस्ट है उसका नेचर भी कैसा होता है? बेसिक होता है। क्योंकि जब हम रात भर सो रहे हैं तो हमारे माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है। क्या हुई है? बैक्टीरियल ग्रोथ। और बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से आपका जो माउथ का पीएच है ना बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब माउथ का पीएच डिक्रीज होगा तो चीजें एसिडिक की तरफ शिफ्ट होंगी। और अगर हमारे माउथ कैविटी का मीडियम एसिडिक हुआ तो याद रखिएगा कि वो इनेमल को कोरोड कर देगा। और अगर इनेमल कोरोड हो गया तो आपको टूथ डिके का या फिर टूथ कैविटी का प्रॉब्लम होगा। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आपको क्या क्या करवाया जाता है? बेसिक टूथपेस्ट का सजेशन दिया जाता है ताकि टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ठीक है? तो आई थिंक सो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। बाकी टीथ का काम क्या है तो आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, ये च्युइंग करना, ग्राइंड करना, ये जो होता है वो टीथ का काम होता है। आगे एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि टीथ की अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो कितनी तरह के टीथ ह्यूमन के केस में पाए जाते हैं। ठीक है? तो अगर टीथ के मैं टाइप की बात करता हूं तो ह्यूमन में 4 टाइप्स के टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 4 तरह के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला है इंसाइजर, जिसका काम होता है फूड को कट करना।
दूसरा होता है कैनाइन, जिसका काम होता है फूड को टीयर करना। और जो भी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो आपको याद रखना है कि कार्निवोर एनिमल्स में जो कैनाइंस होते हैं वो हाईली इवॉल्व्ड होते हैं, हाईली डेवलप होते हैं, क्योंकि उनका फूड स्टफ जो मेनली होता है वो फ्लैश यानी कि मीट होता है। सो दैट्स वाई उनके कैनाइंस काफी डेवलप होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये होते हैं प्रीमोलर, और आखिरी में कौन से होते हैं, मोलर, है ना। तो ये ह्यूमन में 4 तरह के दांत जो होते हैं वो पाए जाते हैं। बाकी बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, टंग के बारे में। तो आपको पता है कि टंग यानी कि जबान आपकी जो होती है ना, बड़े संभाल करके इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज होती है ना, जो इंसान को खुशियां भी दे सकती है और इंसान को दुखी भी कर सकती है। तो जबान का इस्तेमाल हमेशा बहुत सोच समझ के करना चाहिए। टंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है फूड को रोल करना। साथ ही साथ आपको पता है कि ये एक सेंस ऑर्गन है जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ साथ इसका काम होता है फूड को स्वॉलो करना और साथ ही साथ पुश करना आगे की तरफ। तो ये टंग के क्या हो गए, कुछ मेन फंक्शन हो गए। क्या क्या काम गिनवाए गए बेटा आपको, रोलिंग ऑफ फूड यानी फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देना, टेस्टिंग ऑफ फूड, है ना, आपको पता है सेंस ऑर्गन है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वो काम भी कर रही है, और swallowing ऑफ फूड, और फूड को आगे पुश करने का कभी काम किसका होता है, तो याद रखना है कि ये काम भी टंग ही करती है। ठीक है, तो आई थिंक सो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब आपको पता है कि आपके माउथ में हमेशा, है ना, क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है। एक लिक्विड हमेशा आपके माउथ में प्रेजेंट होता है, और उसे वो कहां से आता है, उस लिक्विड का नाम क्या है, तो आपको पता है कि वो सलाइवा है। और सलाइवा कहां से आता है, तो आपको याद रखना है कि सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से आता है। कहां से आता है बेटा, सैलिवरी ग्लैंड से आता है। और अगर मैं सैलिवरी ग्लैंड की ह्यूमन में नंबर की बात करता हूं तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। ह्यूमन के केस में कितनी पेयर सैलिवरी ग्लैंड है, याद रखिएगा कि 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ह्यूमन के केस में पाई जाती हैं। और ये सारी की सारी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं मेरे बच्चे, सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी हैं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं, है ना। नाम भी एक बार देख लें, पैरोटिड्स, इसके बाद है सब लिंगुअल, और अगली है सब मैक्सिलरी। ठीक है, ये 3 सैलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन में पाई जाती हैं, जिसमें पैरोटिड्स की अगर बात करी जाए तो वो सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। अगर मैं पैरोटिड की बात करता हूं तो पैरोटिड सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। तो भाई सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट क्या हो रहा है, सलाइवा, और इसके साथ साथ म्यूकस, है ना। अब देखिए सलाइवा फूड के साथ मिक्स होकर के उसे लुब्रिकेट करता है ना, और हम आसानी से फूड को सॉलो कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनेंगे। क्या, अगर आपकी माउथ कैविटी में या आपके माउथ में किसी फूड सब्सटेंस का डाइजेशन हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, स्टार्च। ओनली स्टार्च कैन डाइजेस्ट इन आवर माउथ कैविटी। या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी माउथ कैविटी में जो फूड सब्सटेंस डाइजेस्ट हो सकता है वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि स्टार्च है। क्या है बेटा, स्टार्च है। देखिए आपका जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, उस सैलिवरी ग्लैंड के सलाइवा निकलता है, और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, है ना। और आम बोलचाल की भाषा में इस सैलिवरी अमाइलेज को हम लोग बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन, है ना। तो इसे हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन। ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर, जैसे कि माल्टोज या फिर ग्लूकोज में। किसमें मेरे बच्चे, माल्टोज या फिर ग्लूकोज में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी माउथ कैविटी में किस सब्सटेंस का डाइजेशन होता है। तो याद रखना है कि आपकी माउथ कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च डाइजेस्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपके सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज है, जो कि टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, और यही स्टार्च को शुगर में या सिंपल शुगर जैसे कि माल्टोज शुगर या फिर ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है।
और कोई सब्सटेंस क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आपके सलाइवा में नहीं है। आपके सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो सेलेवरी अमाइलेज है, और सेलेवरी अमाइलेज सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट कर सकता है। सो दैट्स व्हाई माउथ कैविटी में माउथ कैविटी में सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का ही डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। मैंने इतना इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे और अगले पार्ट्स के बारे में जानेंगे। भाई पहला पार्ट तो कौन सा हो गया? पहला पार्ट तो हो गया माउथ कैविटी, है ना। इसमें अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं तो इसमें एक पार्ट आपका और होता है जिसका नाम है फेरिंग्स। कौन है मेरे बच्चे? फेरिंग्स। थोड़ा सा मैं फेरिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर मैं फेरिंग्स की बात करता हूं तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। जैसे कि माउथ कहां ओपन हुआ? अंदर की तरफ, माउथ कैविटी में। ऐसे ही माउथ कैविटी कहां होगी? अंदर की तरफ। कहां ओपन होगी? अंदर की तरफ। तो माउथ कैविटी अंदर की तरफ ओपन हो जाएगी फेरिंग्स में। अब अगर मैं फेरिंग्स की बात करता हूं तो इसके बारे में बस एक बात याद रखिएगा कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है ना। फेरिंग्स से ही फूड भी आगे जाएगा फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। और फेरिंग से ही आगे कौन जाएगा? तो फेरिंग से ही आगे एयर भी जाएगी, यानी विंड पाइप यानी ट्रैकिया में। तो ये बात आपको याद रखना है कि फेरिंग्स वो कॉमन स्ट्रक्चर है, वो कॉमन पैसेज है जहां से फूड भी जाता है और जहां से एयर भी जाती है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसके बारे में भी सुनेंगे। देखिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं भाई। एक कॉमन पाथवे है, एक कॉमन रास्ता है, वहीं से फूड भी आगे जा रहा है, वहीं से आपकी एयर भी आगे जा रही है, तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसको रेगुलेट करने वाला कौन है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है ना। तो यहीं पे एक फ्लैप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कौन सा बेटा? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है इपीग्लॉटिस। क्या नाम होता है बेटा? इपीग्लॉटिस, है ना। यही इपीग्लॉटिस जो होता है वो गार्ड करता है। क्या करता है मेरे बच्चे? गार्डिंग करता है किस चीज की? कि फूड इन फूड पाइप एंड विंड इन विंड पाइप। और विंड पाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो विंड पाइप का ही दूसरा नाम जो होता है वो ट्रैकिया होता है। और अगर हम फूड पाइप की बात करते हैं तो फूड पाइप का दूसरा नाम जो होता है वो ईसोफेगस है ना। तो थोड़ा सा ये बात भी दिमाग में रखेंगे। इसके बाद फूड कहां जाएगा? ठीक है, इसके बाद फूड कहां जाएगा? तो इसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस में जाता है। कहां जाता है मेरे बच्चे? इसके बाद जो फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा। कहां जाएगा? ईसोफेगस में, है ना। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना। ईसोफेगस में फूड आया, फिर ईसोफेगस के बाद कहां गया? स्टमक में गया। कहां गया? स्टमक में। और स्टमक में जब ये जाता है तो वहां पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है, और उस स्पेशल टाइप की मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टालिटिक या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी खूब जाती है। क्या है? तो हमारी जो ईसोफेगस है या जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, है ना। और फूड को आगे की तरफ पुश करते हैं, फूड की चर्निंग करते हैं। इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? पेरिस्टालिसिस मोमेंट। टू मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा एक बात यहां पे और है। माउथ कैविटी में आपने डाइजेशन करा दिया। किसका कराया माउथ कैविटी में डाइजेशन? तो आपने कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माउथ कैविटी में डाइजेस्ट कर दिया, माउथ में डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, अब फूड आपका फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स में आने के बाद ईसोफेगस में आया। एक बात याद रखिएगा कि फेरिंग्स और ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स और ईसोफेगस दोनों की वॉल से स्लाइमी सब्सटेंस म्यूकस निकलता है जो फूड को लुब्रिकेट करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ ईसोफेगस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिससे फूड आगे स्टमक में पास होता है। कहा मेरे बच्चे? आगे स्टमक में फूड पास होता है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगले पार्ट हम स्टमक के बारे में
डिस्कस करेंगे कि स्टोमक में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि स्टोमक पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। कैसा? वाइडेस्ट। दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। अगर एलिमेंट्री कैनाल की सबसे चौड़े पार्ट की बात करी जाए तो याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट हमारा पेट होता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में टमी भी कहते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? स्टोमक। और बायोलॉजिकल वर्ड में स्टोमक के लिए क्या चीज यूज हुआ है? गैस्ट्रिक वर्ड। कौन सा मेरे बच्चे? स्टोमक से रिलेटेड जो वर्ड, जो टर्मिनोलॉजी बायोलॉजिकल वर्ड में यूज हुई है वो गैस्ट्रिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। एक पॉइंट और है, इसको जानेंगे। अगर इसके शेप की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये जे शेप्ड का होता है। कैसा होता है? जे शेप्ड का। आगे एक बात और सुनेंगे और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे समझेंगे? दिस इज द पार्शियल साइट ऑफ डाइजेशन। क्या है? पार्शियल साइट ऑफ डाइजेशन है। यानी अगर हम स्टोमक की बात करते हैं तो हमारे स्टोमक में फूड का पार्शियल डाइजेशन होता है। इसलिए बोला गया है कि दिस इज द साइट ऑफ पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चीजों को दिमाग में रखेंगे और समझेंगे। फूड का पार्शियल डाइजेशन कहां पे होता है? तो याद रखना है कि फूड का पार्शियल डाइजेशन हमारे स्टोमक में होता है। स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। शेप कैसा है? तो याद रखना है कि जे शेप का होता है ना। यही हमारा खाना 4 से 5 घंटे के लिए टेम्पररली स्टोर्ड किया जाता है। स्टोमक में ही हम अपने खाने को टेम्पररली क्या करते हैं? स्टोर्ड करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। आगे क्या है? स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है ना। बिल्कुल टपकेगा, भूले भटके नहीं, बिल्कुल आने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिससे क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें हैं? तो पेप्सिन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ HCl पाया जाता है और इसके साथ साथ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, उसमें पेप्सिन है, HCl है। इसी HCl की वजह से हमारे स्टोमक का मीडियम एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है ना। गैस्ट्रिक जूस की अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच नियरली 1.2 होता है। यानी हमारा जो स्टोमक है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम रखता है ना। और अगर स्टोमक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तभी डाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज डाइजेशन वहां पे दिक्कत करेगा, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पाएगा। और अगली चीज क्या है बेटा? म्यूकस है। अब थोड़ा सा समझेंगे, है ना। जैसे कि मैं पेप्सिन की बात करता हूं तो पेप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन पे एक्शन करता है। किस पे? प्रोटीन पे। लेकिन किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अगर मैं पेप्सिन की बात करता हूं तो पेप्सिन पहले पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। और पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है, एक प्रो एंजाइम है। कैसा? इनएक्टिव और प्रो एंजाइम होता है। इसके कांटेक्ट में आता है HCl और जब ये HCl के कांटेक्ट में आता है तो बनता है पेप्सिन, है ना। अब अगर मैं पेप्सिन की बात करता हूं तो आपको याद रखना है कि ये एक्टिव एंजाइम है। इस तरह से HCl का एक फंक्शन डिफाइन हो गया, है ना। क्या फंक्शन डिफाइन हुआ? कि ये हमारे स्टोमक में एसिडिक मीडियम को मेंटेन करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अगली बात, फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल करता है। इसके साथ साथ हमारे स्टोमक में जो 4 से 5 घंटे खाना है उस खाने को ये सड़ने से भी बचाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। आगे बात चलते हैं। कह रहे हैं कि इस HCl का जो पीएच है ना, यानी जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच है वो 1.2 है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये पीएच बड़ा खतरनाक है। अगर ये एसिड हमारी स्किन पे गिर जाए तो बहुत बुरी तरीके से हमारी स्किन को जला देगा, है ना। तो फिर पेट को वो कैसे बचा हुआ है HCl के इफेक्ट से? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
जो स्टमक की वॉल होती है उस पे म्यूकस की कवरिंग होती है, और ये म्यूकस की कवरिंग जो होती है हमारी स्टमक की लाइनिंग को HCl के इफेक्ट से बचाती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी म्यूकस की मेम्ब्रेन को डिग्रेडेट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसके बाद HCl हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को डिस्टर्ब कर देता है, और पर्सन्स के अंदर पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बात समझ गए? ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखनी है। चलिए भाई आगे चलते हैं, स्टमक तो डिटेल हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का है, एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला पार्ट कौन सा है मेरे बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो आपको पता है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? तो आपको पता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि ये 6 से 6.5 मीटर लंबी होती है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लगभग 6 से 6.5 मीटर ये क्या होती है? लंबी होती है। इसके साथ साथ अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखेंगे क्या है वो, समझे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्या है मेरे बच्चे? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है ना। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो आप याद रखिएगा कि दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहां पे डाइजेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बाकी फिर इसके पार्ट्स की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से 3 पार्ट्स है समझेंगे और देखेंगे। वो पार्ट जो स्टोमक से जुड़ता है उसका नाम है डिओडेनम। क्या नाम है मेरे बच्चे? ये ऊपर की तरफ स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। किससे मेरे बच्चे? स्टोमक से जुड़ा हुआ होता है। और एक बात सुन लीजिए, जब एलिमेंट्री कैनाल का कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है तो उसके बीच में कुछ मस्कुलर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और इन मस्कुलर वॉल्व को हम कहते हैं स्फिंक्टर। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? स्फिंक्टर। ये मस्कुलर वॉल या जो स्फिंक्टर होती है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये फूड को, जैसे फूड अंदर चला गया है, यानी कहने का सेंस ये है कि इसोफेगस से स्टमक में चला गया है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो फूड बैक फ्लो ना करे, वापस से ना आ जाए, है ना। इसके लिए ये स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इसमें जो अगला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग जेजुनम, और जो लास्ट का पार्ट होता है उसका नाम होता है इलियम, है ना। इलियम किससे अटैच होता है? तो याद रखना है कि इलियम वाला जो पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है मेरे बच्चे? लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये कुछ बातें थी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इंटेस्टाइन में किस तरह से हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स की बात करते हैं तो कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, या कौन कौन सा फूड मटेरियल यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, पहले उसके बारे में जानेंगे, है ना। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्शन करते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी खूब आते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फूड मटेरियल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। यानी फैट का सिंपल फूड क्या हुआ? तो याद रखेंगे फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें? अमाइनो एसिड्स में। तो भाई प्रोटीन की सिंपल यूनिट क्या हो गई? अमाइनो एसिड हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टाइम पे आप डिस्कस कर रहे हैं,